इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैर भी। 10 अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इसराइल उस वक्त तक अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाएगा जब तक हमास को हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता। उनका ये भी कहना है कि जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, जबकि हमास का अमरीका से नेतन्याहू पर गजा अमन मंसूबे पर अमल के लिए दबाव डालने का मुतालबा। עם הסכם או בלי הסכם, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी जारी। यमन में सऊदी इत्तहादियों पर हूसियों के हमले में कम अज़ कम 11 अफराद हलाक। हूसियों का अल मखा बंदरगाह में सऊदी फोर्सेज पर दोबारा हमले का दावा। मोहसिन रज़ाई ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में रहबर आला के नुमाइंदा मुकर्रर। ईरानी नीम सरकारी खबर रसा इदारे महर न्यूज़ ने टेलीग्राम पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की वीडियो जारी कर दी, जबकि सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने 51 साल से बुरा रवैया इख्तियार कर रखा है। चीन में समुद्री तूफान डॉल्फिन से तबाही, 10 लाख से ज़्यादा अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। दिल्ली फसादात के मुल्जिम खालिद सैफी की तवील अरसे बाद जमानत पर रिहाई के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज़ादी तो आज़ादी है। 6.25 साल जो हमने वहाँ जेलों में हर चीज़ में देखा कि आगे वर्टिकल्स लाइन रहते थे हमारे सेल्स के और उसके जेल के गेट्स के, और उसके तो वो एक वर्टिकल जो फ्रेम था वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतालिक 15 नुकाती अमन मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसराइली फ़ौज उस वक्त तक गजा से वापस नहीं जाएगी जब तक हमास को मुकम्मल और हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता। नेतन्याहू ने इतवार को काबीना के इजलास में कहा कि इसराइल 15 नुकाती दस्तावेज़ को कबूल नहीं करता। उनके मुताबिक हमास का सिर्फ रस्मी या फर्जी गैर मुसल्लह होना काफ़ी नहीं, बल्कि इसे हकीकी मानों में अपने हथियार डालना होंगे। גם בלבנון אנחנו אומרים, שומעים כל מיני שמועות. אני רוצה להבין. בימים האחרונים ישראל פעלה בעוצמה בלבנון. חיסלה מחבלים, כולל ברכס הליטר. אני לא יכול לפרט את זה, אנחנו בתוך פעילות חשובה מאוד. אנחנו עובדים בשום שכל, בתבונה, גם בנחישות וגם בתבונה, עם צבא ההגנה לישראל, ומחסלים איומים. זה חשוב. इसके बरक्स हमास ने कहा है कि वो मुआहदे पर अमल दरामद के लिए संजीदा और जिम्मेदाराना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तंजीम का मौक़िफ़ है कि इसके भारी हथियार हवाले करने का अमल इसराइल की जानिब से गजा में जहरियत के खात्मे और अपनी फ़ौज के मुकम्मल इनखला से मशरूत है। Yes, we are ready to hand over government. We are ready to be totally away from any government or governing body, but when it comes to Hamas as an entity, as a Palestinian liberation movement, वाज़ेह रहे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता मंसूबे में हमास और दीगर मुसल्लह ग्रोहों को गैर मुसल्लह करना, इसराइली फ़ौज का गजा से इनखला, इलाके की तामीर नौ और मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ पीस का क़याम शामिल है। तहम नेतन्याहू के ताज़ा बयान के बाद इस मंसूबे पर इख्तलाफात मज़ीद नुमाया हो गए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वो अमरीकी हुकाम के साथ आइंदा के लाए अमल पर बातचीत कर रहे हैं और बाज़ अमरीकी तजावीज़ इसराइल के लिए काबिल कबूल हैं, जबकि बाज़ को मुस्तरद किया जाएगा। दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया के गजा मंसूबे के लिए सीनियर सिफारतकार दिनोफ ने मंसूबे का दिफा करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात जारी हैं और मस्बत नतीजे की उम्मीद है। उनके मुताबिक मंसूबे के तहत इसराइल को उस वक्त तक फ़ौज वापस बुलाने की ज़रूरत नहीं जब तक ये तस्दीक ना हो जाए कि हमास वाकई गैर मुसल्लह होने के
عملی اقدامات کر رہی ہے۔ یاد رہے اسرائیل میں آئندہ انتخابات میں چند ماہ باقی ہیں اور نیتن یاہو کو اپنی دائیں بازو کی اتحادی حکومت کے اندر سے غزہ کے معاملے پر سخت موقف اختیار کرنے کا دباؤ بھی ہے۔ انتہائی دائیں بازو کے رہنماؤں نے امریکی منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد تقریباً 19 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جو علاقے کی تقریباً 90% آبادی بنتی ہے۔ غزہ میں جنگ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اس حملے میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 251 افراد کو یرغمال بنایا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل کی غزہ میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں علاقے کی وزارت صحت کے مطابق 70,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے ایک عہدیدار نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر غزہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ حماس کے عہدیدار باسم نعیم نے کہا کہ امریکہ جو اس معاہدے کا ضامن ہے، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کی حکومت پر اس منصوبے کے روڈ میپ پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالے۔ ان کا یہ بیان اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حمایت کیے گئے غزہ امن منصوبے کو مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ثالث اور امریکہ جو اس معاہدے کے ضامن بھی ہیں، بنیامین نیتن یاہو اور ان کی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ ان کا یہ بیان اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حمایت کیے گئے غزہ امن منصوبے کو مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی دوران لبنان کے سرکاری خبر رساں ادارے نیشنل نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے آج صبح جنوبی لبنان کے علاقے وادی السلوکی کی جانب مشین گنوں سے فائرنگ کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فورسز نے رات کے وقت المیسوری کے قصبے پر گولے بھی فائر کیے، تاہم ان واقعات میں اب تک کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حال ہی میں الماسوری کے لیے جبری انخلاء کا حکم بھی جاری کیا تھا، جو کئی ہفتوں میں اس نوعیت کی پہلی ہدایت تھی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جمعرات کو روم میں براہ راست مذاکرات کا 7واں دور بھی مکمل ہوا ہے۔ جون میں طے پانے والے معاہدے کے تحت لبنانی حکومت نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، جبکہ اسرائیل کو جنوبی لبنان کے ان علاقوں سے جہاں اس کا کنٹرول ہے مرحلہ وار اپنی فوج واپس بلانا ہے۔ تاہم حزب اللہ اس معاہدے کی مخالفت کرتی ہے اور اسے لبنان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار حکومت کے حوالے نہیں کرے گی۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروہ کا کہنا ہے کہ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے خلاف اس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کو ہونے والے حملوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے۔ BBC فارسی کے مطابق یمنی شہر المخا کے ایک طبی ذریعے نے بتایا کہ یہ حملے سعودی آئل ریفائنری پر ڈرون حملوں کے چند گھنٹوں بعد کیے گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق حوثی حملوں میں 3 شہری اور 8 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ المخا اس علاقے میں واقع ہے جو یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے زیر انتظام ہے۔ اس کونسل کو عالمی برادری یمن کی حکومت کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ کونسل کا مرکز عدن میں ہے اور اسے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے، جو حوثیوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق حملوں میں 32 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں 6 عام شہری بھی شامل ہیں۔ حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سری نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا کہ ان حملوں میں سعودی فورسز کے اسلحے کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے محمد باقر ذوالقدر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد محسن رضائی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نیا سیکریٹری مقرر کر دیا ہے۔ صدارتی دفتر کے نائب برائے مواصلات و اطلاعات مہدی طباطبائی نے اتوار کو ایک سرکاری بیان میں اس تقرری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ محسن رضائی کو صدارتی حکم نامے کے ذریعے اس عہدے پر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تقرری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے اس سے کچھ ہی دیر قبل محسن رضائی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے رضائی کے تجربے اور 8 سالہ مقدس دفاع کے اہم پیش رو میں شامل ہونے کے کردار کا حوالہ دیا۔ 8 سالہ مقدس دفاع سے مراد سن 1980 کی دہائی میں ایران اور عراق کے درمیان ہونے والی جنگ ہے۔ محسن رضائی سن 1981 سے سن 1997 تک پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ متعدد اہم سیاسی، عسکری اور اقتصادی عہدوں پر بھی فائز
बाइस रह चुके हैं, जिनमें मजलिस तशखीस मसलहत निज़ाम के सेक्रेटरी और नायब सदर बराए इक्तिसादी उमूर के ओहदे भी शामिल हैं। एक अलग हुक्मनामे के तहत आयतुल्लाह खामनाई ने मोहम्मद बाकर जुल्कदर को अपना सियासी मुशीर भी मुकर्रर कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसे ईरानी नीम सरकारी खबर रसा इदारे महर न्यूज़ ने टेलीग्राम पर जारी किया है। मुख्तसर वीडियो में मुज्तबा खामनाई चंद अफराद के साथ बैठे गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं। तमाम वीडियो की तारीख और मुकाम जाहिर नहीं किया गया, जबकि उनके साथ मौजूद अफराद की शिनाख्त भी सामने नहीं आई है। मुज्तबा खामनाई के बारे में गुज़िश्ता कई माह से उनकी सेहत और अवामी सतह पर गैर मौजूदगी के हवाले से कयास आराइयाँ जारी हैं। उनकी 28 फरवरी के उस हमले में शदीद ज़ख्मी होने की इतला थी जिसमें उनके वालिद और साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई हलाक हुए थे। ईरानी हुकाम ने हालिया दिनों में कहा था कि मुज्तबा खामनाई की मज़ीद वीडियोज़ जारी की जाएंगी, जिनमें उन्हें आवाम और मुसल्लह अफवाज के कमांडरों के साथ दिखाया जाएगा। ताहम इस जारी करदा वीडियो की तारीख और मुकाम की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, इसलिए इससे उनकी मौजूदा सेहत या हालत के बारे में हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि ईरान ने 51 साल से बुरा रवैया इख्तियार कर रखा है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट के साथ ईरानी करेंसी रियाल की कदर में होने वाली नुमाया कमी को जाहिर करने वाला एक चार्ट भी जारी किया है। चार्ट में सन 2025 के आगाज से अब तक ईरानी रियाल की कदर में होने वाली कमी दिखाई गई है। ट्रंप ने चार्ट का उन्वान ईरान के पास पैसा नहीं रखा और इसके साथ लिखा, उनकी करेंसी बेवकूफ़ हो गई है। चीनी हुकाम ने मशरकी चीन में, जिसमें शंघाई भी शामिल है, समुद्री तूफान डॉल्फिन के साहली इलाकों से टकराने के बाद 10 लाख से ज़्यादा अफराद को उनके घरों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे सुबह ये यांग के शहर यूहान से टकराया। उस वक्त उसके मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फ़ी घंटा तक थी। तकरीबन 1 घंटे बाद तूफान ने शहर वेनियोआ के करीब दूसरी बार साहिल से टकराया। समुद्री तूफान के बायस पूरे खित्ते में आमदोरफ्त का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है और सिर्फ शंघाई में 1400 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। चीनी हुकाम ने इससे कबल तूफान डॉल्फिन के लिए आला तरीन सतह का रेड अलर्ट जारी किया था, ताहम पीर की सुबह इसे कम कर दिया गया है। तूफान अब चीन के वस्ती इलाकों की जानिब बढ़ रहा है, ताहम हुकाम ने बुध तक मूसलाधार बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के खतरे से खबरदार किया है। भारत की हिंदू कौम परस्त तंजीम RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे हमसाया ममालिक के साथ तनाज़े की सूरत में ताल्लुकात आर्जी तौर पर मुअत्तल किए जा सकते हैं, ताहम मुस्तकिल दुश्मनी और नफ़रत को मसले का हल नहीं समझा जा सकता। नई नस्ल, जिसे जेन जी और जेन अल्फ़ा कहा जाता है, से मुलाकात के दौरान मोहन भागवत ने हालिया तालीमी इस्लाहात की तहरीक में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को एंटी नेशनल करार देने की मुखालफत भी की। उनका कहना था कि मुल्क में इस्लाहात के लिए आवाज़ उठाने वाले नौजवानों को महज इख्तलाफ राय की बुनियाद पर गद्दार या मुल्क दुश्मन कहना दुरुस्त नहीं। मज़ीद तफसील मिर्ज़ा AB बेग की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और चीन पर नरम रवैया, जेनजी से उनके अंदाज में गुफ्तगू, ये दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम होने का दावा करने वाली RSS के सरबराह मोहन भागवत के अल्फाज हैं। क्या आपको उनका ये रंग कुछ बदला बदला सा नज़र नहीं आ रहा है? इंडिया के इक़्तिसादी दारुल हुकूमत मुंबई में हज़ारों जेनजी और जेन अल्फ़ा नौजवानों के दरमियान मोहन भागवत न सिर्फ नौजवानों के सवालात सुन रहे थे, बल्कि उनके अंदाज़ को भी समझने की कोशिश करते नज़र आए। लेकिन उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका पस मंज़र दिल्ली का वो एहतजाज है जिसने RSS के नज़रियात की हामिल नरेंद्र मोदी की हुक्मरान जमात BJP को झुकने पर मजबूर कर दिया और उसके वज़ीर तालीम को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। ऐसे में जहां एक बयानिया ये चलाया जा रहा है कि एहतजाज करने वालों को बाहरी इमदाद हासिल है और ये कि वो वतन दुश्मन अनासिर हैं, वहीं RSS के सरबराह ये कहने पर मजबूर हुए कि एहतजाज करने वाले एंटी नेशनल नहीं। उन्होंने कहा कि जेनजी एहतजाज करती है तो उसे एंटी नेशनल करार नहीं दिया जा सकता। ये नौजवान हमारे अपने लोग हैं, हमारी अगली नस्ल हैं और उनके मसाइल को सुनना और समझना ज़रूरी है। भागवत ने एहतजाज को जमहूरियत में मुकालमे का एक तरीक़ा करार दिया।
ان کا کہنا تھا کہ جب بات چیت سے مسائل حل نہ ہوں تو لوگ احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کا مقصد تقسیم پیدا کرنا نہیں بلکہ اتفاق رائے تک پہنچنا ہونا چاہیے۔ یہ موقف اس لیے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ حالیہ طلبہ تحریکوں اور تعلیمی مسائل پر ملک بھر میں شدید بحث و مباحثہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نوجوانوں پر اعتماد کرنا ہوگا۔ موہن بھاگوت نے ایک اور دلچسپ بات کہی۔ ان کے مطابق آج کی نوجوان نسل پرانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ایماندار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے زمانے میں بزرگوں کی بات مان لی جاتی تھی، لیکن آج کا نوجوان سوال کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، وضاحت چاہتا ہے، اور شاید یہی جدید دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ دراصل ایک اعتراف تھا کہ نئی نسل کو صرف ہدایات نہیں بلکہ ڈائیلاگ چاہیے۔ اسی دوران موہن بھاگوت نے پڑوسی ممالک خاص طور پر پاکستان اور چین کے حوالے سے بھی نسبتاً نرم اور واضح موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات اور کشیدگی کے وقت ملک کو اپنی حکومت اور فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام کے درمیان موجود تاریخی اور انسانی رشتے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں۔ بھاگوت کے مطابق پاکستان ایک صدی پہلے تک بر صغیر ہی کا حصہ تھا، اور اس تاریخی حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے دوران تعلقات معطل تو ہو سکتے ہیں، مگر مستقل دشمنی اور مستقل نفرت کوئی حل نہیں۔ یہ بیان خاص طور پر اس لیے توجہ کا مرکز بنا کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پر RSS کا موقف عموماً سخت رہا ہے۔ شاید اس پوری گفتگو کا سب سے دلچسپ لمحہ وہ تھا جب موہن بھاگوت نے کلاک ایکٹ جیسا نوجوانوں میں مقبول فقرہ استعمال کیا، جس پر حاضرین نے خوب تالیاں بجائیں اور صدائے تحسین بلند کیا۔ یہ ایک علامتی لمحہ تھا، ایک طرف 75 سالہ RSS چیف اور دوسری طرف ڈیجیٹل دور کی نوجوان نسل، اور دونوں کے درمیان ایک مشترکہ زبان کی تلاش کرنے کی کوشش۔ بھاگوت نے LGBTQ+ کے بارے میں بھی بات کی، جس پر انڈین سماج ہمیشہ سے منقسم ہے اور اس پر بات کرنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ موہن بھاگوت کی یہ گفتگو صرف ایک تقریر نہیں تھی، یہ ایک بدلتے ہوئے سماجی نظام اور شاید اس بات کا اشارہ تھی کہ RSS جو سب کچھ ماضی میں تلاش کرتی ہے، اب جین زی کو سمجھنے، سننے اور ان کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ احتجاج کو مکالمہ قرار دینا، نوجوانوں کو اینٹی نیشنل کہنے سے انکار کرنا، پاکستان کے ساتھ عوامی روابط مکمل طور پر نہ توڑنے کی بات کرنا اور پھر جین زی کی زبان اپنانا، یہ سب کہیں مجبوریت تو نہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک تقریر تھی یا واقعی ایک نئی سوچ کا آغاز؟ برطانیہ میں پولیس کی نگرانی میں نوجوان ہیکرز کو سائبر جرائم سے دور رکھنے کے لیے چلائے جانے والے ایک خصوصی پروگرام سائبر چوائسز تک BBC کو خصوصی رسائی دی گئی ہے۔ یہ پروگرام ایسے وقت میں اہمیت اختیار کر گیا ہے جب کئی بڑے ادارے سائبر حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں، جن میں نوعمر انگریزی بولنے والے ہیکر گروپس کے ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ BBC کے مطابق گزشتہ 8 برس کے دوران تقریباً 1150 بچوں کو سائبر چوائسز پروگرام میں شامل کیا گیا، جن میں سے تقریباً 600 صرف گزشتہ 3 برس میں اس کا حصہ بنے ہیں۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کی سائبر صلاحیتوں کو جرائم کی بجائے مثبت اور قانونی سمت میں استعمال کرنے میں مدد دینا ہے۔ میری والدہ نے بتایا کہ ایک تفتیشی افسر مجھ سے بات کرنے آ رہا ہے اور میں سخت مصیبت میں پھنسنے والا ہوں۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا انتظار کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ کون آئے گا اور مجھے کتنی مشکل کا سامنا ہوگا۔ اسپین اور فن لینڈ سے برطانیہ اور امریکہ تک بڑھتے ہوئے ہائی پروفائل اور خطرناک ہیکس کی وجہ سے ٹین ایجرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سائبر اٹیکس کی وجہ سے سپر مارکیٹس خالی ہو گئیں، ٹرانسپورٹ کا نظام تعطل کا شکار ہوا، کیسینوز میں بھگدڑ مچ گئی، حتیٰ کہ اسکول نرسری سے بھی تاوان مانگے گئے اور لوگوں کو بھی ان کی کرپٹو کرنسی ہولڈنگز کے لیے نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہمارے لیے مشکل بن گئی ہے۔ آپ نے گزشتہ چند سالوں سے ہماری نیشنل اسٹریٹجک تھریٹ اسیسمنٹ کو دیکھا ہوگا کہ ہم نے خطرناک مقامی یا کہہ لیں کہ انگریزی بولنے والے مغربی دنیا کے ایسے افراد کو دیکھا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سائبر کرائم میں زیادہ سرگرم ہیں۔
कैम्ब्रियन विलेज में लूकस 2 दफ़ा गेम्स खेलने और ब्लॉक की गई वेबसाइट्स विजिट करने के लिए अपने स्कूल कंप्यूटर्स को हैक करता पकड़ा गया। ये वाकई कामयाबी का एहसास होता है जब आप वो काम कर लें जिससे आपको रोकने के लिए 2-3 तरबियत याफ्ता पेशावरों ने बहुत ज़्यादा वक्त लगाया हो। लूकस को स्कूल से निकाला गया और ना ही गिरफ्तार किया गया। उन्हें एक मुल्क गीर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। बच्चों को गैर कानूनी हैकिंग से बचाने के लिए साइबर चॉइसेस हैकर रिहैब की तरह है। ये 2017 में बना और अब ये पहले से कहीं ज्यादा मसरूफ साइट है। तकरीबन 1000 नौजवान और बच्चे साइबर चॉइसेस का हिस्सा बने और इनमें से भी 200 महज पिछले साल में आए। ये कांस्टेबल सैम कूपर थे जो इस साल के शुरू में लूकस से मिलने आए। वो तब से लूकस को सिखा रहे हैं कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। मैं कोशिश करूंगा और तलाश करूंगा कि इनकी दिलचस्पियां कहाँ हैं और इन्हें पेशावराना तरबियत काबिलियत की तरफ मोड़ने की कोशिश करूंगा कि स्कूल में इन्हें सही सिमत में धकेलें। अगर मैं इनके साथ ये लिंक बना सकता हूं तो बिल्कुल मैं इन्हें सेहतमंद तरीके से डराना चाहता हूं, ना कि धमकियां में इस तरीके से। लेकिन साइबर चॉइसेस एक रज़ाकाराना प्रोग्राम है और बाज़ दफ़ा बच्चे इसमें शामिल होने से इनकार कर देते हैं। यही कुछ साल पहले ओवन फ्लावर्स के साथ भी हुआ। उस वक्त 16 साला ओवन को इनवाइट किया गया था मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। इस महीने के आगाज में लंदन की ट्रांसपोर्ट और 2 अमरीकी हेल्थ केयर कंपनियों को हैक करने पर उन्हें 5.5 साल के लिए जेल हो गई। बच्चों को इससे बचाने की एक आविश में पुलिस बाकायदगी से स्कूलों के दौरे कर रही है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों से साइबर क्राइम का जिक्र करना कबल अज़ वक्त लग सकता है मगर सबसे कम उम्र बच्चा जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बना वो महज 7 साल का था। NCA ये मानती है कि साइबर चॉइसेस अकेले में ये मसला कभी हल नहीं कर सकता, लेकिन एजेंसी का ये कहना है कि ये तरीका काम कर रहा है और अहम बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे दीगर ममालिक ने अपने अपने वर्जन निकाले हैं ताकि वो बच्चों को साइबर क्राइम करने से रोक सके। फरवरी 2020 में भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले फसादात में कम अज़ कम 50 अफराद हलाक हुए थे। इन फसादात से मुतल्लिक दर्ज एक FIR में 18 अफराद को नामजद किया गया था, जिनमें तुलबा रहनुमा शर्जील इमाम, उमर खालिद और मीरान हैदर के अलावा समाजी कारकुन खालिद सैफ़ी भी शामिल हैं। खालिद सैफ़ी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामी तंजीम के बानी हैं। तहम गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान उनकी शनाख्त दिल्ली फसादात के एक मुलजिम के तौर पर भी की जाती रही है। वो इस वक्त ज़मानत पर रिहा हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। हमने खालिद सैफ़ी से बात की। चूँकि उनके खिलाफ मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है इसलिए उन पर आयद इल्ज़ामात से मुतल्लिक सवालात नहीं किए गए। नुमाइंदा कैती दुबे ने गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से किया कि तवील अरसे बाद ज़मानत पर रिहाई के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आज़ादी तो आज़ादी है। 6.25 साल जो हमने वहाँ जेलों में हर चीज़ में देखा कि आगे वर्टिकल्स लाइन रहते थे हमारे सेल्स के और उसके जेल के गेट्स के और उसके, तो वो एक वर्टिकल जो फ्रेम था वो ख़त्म हो गया है। चले अंदर। चलो। तो खालिद, जो सवाल मेरा था मैं उसी को आगे बढ़ा के आपसे पूछ रही हूँ कि 2 महीने में आपने क्या किया? एक तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कि इतना टाइम बच्चों के बिना जो है ना वो रहा, और फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग थी खाना। और खाना जेल में एक बहुत बड़ा एक इशू रहता है, ख़ास तौर पे दिल्ली जेल में, कि जहाँ घर का खाना बाहर का कुछ भी अलाउड नहीं है दिल्ली में। बाकी और स्टेट्स में है कि बाहर से मुलाकात पे या उस पर खाना आ जाता है, लेकिन दिल्ली जेल में कुछ भी बाहर से नहीं आता। एक मैं आपका जेल डायरी पढ़ रही थी और उसमें आपने जब दिल्ली हाई कोर्ट से आपकी बेल रिजेक्ट हुई उसके बारे में आपने लिखा कि, एंड आई कोट, कि आई ओनली होप फॉर द बेस्ट, नथिंग एल्स, नॉट वंस डिड आई थिंक दैट माई बेल कुड गॉट रिजेक्टेड। ऐसा क्या था जो आपको इतना होपफुल बनाए हुए था कि आपको लगा ही नहीं कि ये बिल रिजेक्ट हो सकती है दिल्ली हाई कोर्ट से? ये इतना बड़ा शॉकर जैसे क्यों आया आपके लिए? जब भी डेट आगे बढ़ी, पोस्टपोन हुई, कुछ नहीं, हेयरिंग नहीं हुई, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, एक बार हमारी मेरे ख्याल से 65 दिन या 70 दिन की डेट मिली थी, तो एकदम ऐसे लगता था कि इसने पहाड़ से धक्का दे दिया एकदम। जो जब आप गए थे जेल तो आपकी बेटी का आप जिक्र करते थे, कितने साल की उम्र थी? और जब आप पहली बार मिले तो कितने साल की उम्र में मिले? मैं जेल जाने के बाद जब आपकी जब गया तो मेरी बेटी उस वक्त जो है 6 साल की थी, 6 साल 6 महीने की होगी तब, और जब मैं आया हूँ तो वो 12 साल की थी। सबसे ज़्यादा अगर जब मैंने इन पर्सन किसी को मिस करा तो अपनी बेटी को मिस करा, क्योंकि उसकी आवाज़ मेरे कान में हर वक्त बैकग्राउंड में बजती रहती थी। और यही एक फीलिंग है जो हेल्पलेसनेस है टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स एवरीथिंग, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है जेल में।
और कितनी बार ऐसा हुआ, मेरी वाइफ जब आती थी तो बीच में ग्लास पार्टीशन है, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अब हम ऐसे हाथ रख के जो ना ग्लास बीच में है, तो ऐसा लगता था काश कुछ ऐसा हो जाए कि आई कुड फील हर। बच्चे आते थे, आई कुड फील, एक टच, उंगली टच करने को मिल जाए। आप समझ रहे स्टेट ऑफ जो ये जो हेल्पलेस की स्टेट है, तो दैट ब्लोज अप योर ब्रेन्स। 13 ईद मैंने वहाँ मनाई, तो हर ईद पे इतना तड़पना, रोना बहुत याद आती। मरियम कैसी लग रही होगी, था ऐसा था ना, मस्जिद गए होंगे नहीं गए होंगे, उन्हें मस्जिद पे। ये बात जो मेरी फैमिली ने जो सपोर्ट करी है, ये एक जो डायलॉग था, मेरी वाइफ ने पहले दिन बोला, स्टार्टिंग में मुझसे बोला, मैं आपको किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकती, मैं आपके लिए लड़ूंगी जब तक मेरे अंदर ताकत है। जो शब्द होता है ना कि मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स और आज़ादी, आप उन दो शब्दों को अब कैसे देखते हैं एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पे? जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, किसकी इबादत करूंगा, किससे शादी करूंगा और किस तरह से जो है मेरे को अपना जीवन व्यतीत करना, इसको मुझे जीने का अधिकार हो और मैं इसको बिना किसी के डर के, बिना किसी के दबाव में आए वो कर सकूं। उंगलियों के जोड़ चटखाने की आदत को तवील अरसे से गठिया जोड़ों की कमज़ोरी और हाथों की गिरफ्त मुतासिर होने से जोड़ा जाता रहा है। ताहम साइंसी शवाहिद इन खदशात की अमूमी तौर पर तायद नहीं करते। बरतानिया के माहिर इमराज जोड़ कीमी हायरख के मुताबिक उंगलियों के जोड़ चटखाना अमूमन जिस्म का एक मामूल का फिजियोलॉजिकल अमल है और इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का कोई साबित शुदा ताल्लुक नहीं है। तहकीकात में ये भी बात सामने आई है कि ज़िंदगी भर उंगलियों के जोड़ चटखाने की मुद्दत या तादाद से आर्थराइटिस का ख़तरा नहीं बढ़ता। इस तरह हालिया मुतालात में जोड़ चटखाने और हाथों की गिरफ्त की कमज़ोरी के दरमियान भी वाज़ेह ताल्लुक नहीं मिला है। जोड़ चटकने की आवाज़ दरअसल जोड़ के अंदर मौजूद सिनोवियल फ्लूइड में गैस के बुलबुलों की तश्कील और तब्दीली से पैदा होती है। बाज़ अफराद को इसके बाद आर्जी तौर पर जोड़ों की हरकत में आसानी या सुकून महसूस होता है। ताहम माहिरीन के मुताबिक जोड़ चटखाते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने से मोच या दीगर चोट लग सकती है, जबकि गर्दन को जोर लगाकर चटखाना ख़ास तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर जोड़ चटखाने के साथ दर्द, सूजन या कोई दूसरी गैर मामूली अलामत मौजूद हो तो अमूमन इस आदत पर तशवीश की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर कोई शख्स ये आदत छोड़ना चाहे तो अपने मुहर्रकात की शनाख्त और हाथों को मसरूफ़ रखने जैसी अमली तकनीकें मददगार साबित हो सकती हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। रूस के हुकाम का कहना है कि यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में तातारिस्तान में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। रूसी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि मजीद 75 अफराद जख्मी हुए हैं। ये हमला मास्को और यूक्रेन के दरमियान जंग के आगाज के बाद रूस पर होने वाले मोहलक तरीन इनफरादी हमलों में से एक है। कीव ने ताहाल शहर पर होने वाले इस हमले पर कोई तबसरा नहीं किया है।